नमस्कार मित्रों, मैं चंद्रशेखर बिरथरे CSB फिल्म एक्टिंग एकेडमी इंदौर से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। फिल्म एक्टिंग कोर्स का यह हमारे 28वें एपिसोड का चौथा भाग है, जिसमें हम पुनः उपचेतना के द्वार पर विषय के अंतर्गत स्टैनिस्लॉवस्की के आगे के विचार जानने और समझने का प्रयत्न करेंगे। अगर आपने मेरे YouTube चैनल चंद्रशेखर बिरथरे को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो या लाइक नहीं किया हो तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मित्रों, उपचेतना के द्वार पर इसी विषय के तीसरे एपिसोड के बाद स्टैनिस्लॉवस्की ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, कल्पना करो किसी आदर्श कलाकार की जिसने खुद के जीवन के किसी महान उद्देश्य को समर्पित कर दिया और यह समर्पित करने का निश्चय कर लिया। उसने यह भी तय कर लिया कि वह कला के लिए किसी उदात्त रूप की साधना के द्वारा जन साधारण का मनोरंजन करने के साथ साथ उनकी अंतश्चेतना को भी ऊपर उठाएगा। यहाँ उदात्त रूप का मतलब है फैला हुआ, विशाल और विनयपूर्ण। महान काव्य प्रतिभाओं की रचनाओं में जो आध्यात्मिक सौंदर्य भरा पड़ा है, वह उसे भी अपनी कला के माध्यम से जनसाधारण के लिए प्रस्तुत करेगा। वह पहले से प्रसिद्ध नाटकों और भूमिकाओं को कुछ ऐसे नए रूपों में प्रस्तुत करेगा कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषताएं मनोहर या मनोरम रूप में प्रदर्शित हों। उसका पूरा जीवन उच्चतम सांस्कृतिक संदेश के प्रचार प्रसार को समर्पित होगा। एक दूसरे प्रकार का कलाकार ऐसा हो सकता है जो अपनी व्यक्तिगत सफलता का उपयोग जनसाधारण तक अपने विचारों और भावनाओं को पहुंचाने में लगाए। महान व्यक्तियों के अनेक चरित्र, अनेक प्रकार के महान उद्देश्य हो सकते हैं। उनके इन प्रयासों में किसी प्रस्तुति का चरम उद्देश्य जीवन के किसी महान उद्देश्य की संप्राप्ति की ओर बड़ा एक कदम होगा। वह चरण जिस दिशा में बढ़ेगा उसे हम चरम उद्देश्य और उसके संपादन के व्यापार की महान आद्यांत रेखा कहेंगे। इस विचार को स्पष्ट करने के लिए स्टैनिस्लॉवस्की ने अपने जीवन का एक दिलचस्प अनुभव प्रस्तुत किया। बहुत दिनों पहले जब उन्होंने कहा कि हमारा नाट्य दल सेंट पीटर्सबर्ग की यात्रा पर था, तो मुझे एक असफल और खराब ढंग से तैयार रिहर्सल के नाट्य मंडप में बहुत देर तक रुकना पड़ा। अपने कुछ सहयोगियों के दृष्टिकोण के कारण मेरा मन बहुत अव्यवस्थित हो गया। मैं बहुत थका हुआ था और चलते समय बहुत गुस्से में भी था। अचानक बाहर निकलने पर मैंने खुद को नाट्य भवन के बहुत सारे लोगों के बीच पाया। अलाव जल रहे थे, लोग जैसे पड़ाव डालकर बैठे हुए थे, कुछ तो बर्फ पर हद लेटे थे, कुछ एक तरह के तंबू में बर्फ और हवा से अपने को बचाने के लिए गड्ढमड्ढ घुसे हुए थे। असाधारण थी उन लोगों की, वहाँ हजारों लोग थे सुबह होने तक और टिकट घर के खुलने का इंतजार करते हुए। असाधारण संख्या थी उन लोगों की। स्टैनिस्लॉवस्की उस दृश्य को देखकर भीतर तक आंदोलित हो उठे थे। उस कार्य के लिए मन ही मन उन लोगों को की प्रशंसा करते हुए उन्होंने स्वयं से पूछा, ऐसी कौन सी घटना, कैसी विलक्षण संभावना, कैसा आश्चर्यजनक परिवेश, कौन सी विश्व प्रसिद्ध प्रतिभा है जो इतनी ठंडक में रात दर रात उन्हें कड़ाके की ठंड में ठिठुरने के लिए मजबूर कर सकती है। विशेष रूप से इतना कष्ट उठाने के बाद भी उन्हें उनकी पसंदीदा टिकट नहीं मिलेगी, मिलेगा केवल एक कूपन जिससे उन्हें इस लाइन में खड़े होने का अधिकार मिल जाएगा, जिससे हो सकता है उन्हें उस नाट्य भवन में प्रवेश करने का अवसर मिले। वे इस सवाल का कोई जवाब नहीं खोज पाए क्योंकि वे किसी ऐसे घटनाक्रम की खोज नहीं कर सके जिसके लिए उन्हें अपने स्वास्थ्य और शायद अपने जीवन का भी खतरा उठाना पड़े। उन्होंने सोचा कि इन लोगों के लिए आखिर रंगमंच का मतलब क्या है। जो दर्शक वहाँ एकत्रित हुए थे, हमें उसके प्रति गंभीर रूप से चेतन होना चाहिए। उसके लिए यह कितने
सम्मान की बात है कि हम इतनी बड़ी संख्या में लोगों को प्रसन्नता प्रदान कर सकते हैं। उन्हें तत्काल इस इच्छा ने बड़ी शिक्षा से बड़ी दृढ़ता के साथ पकड़ लिया कि अपने सामने एक महान लक्ष्य की स्थापना करें, जिसे पूरा करने का प्रयास एक महान कार्य की आद्यंत रेखा का रूप ग्रहण कर ले, फिर जिसमें सभी छोटे छोटे उद्देश्य समाहित हो जाएं। तभी उन्हें लगा कि इस प्रयास में खतरा यह होगा कि उनका ध्यान किसी छोटी और व्यक्तिगत समस्या में भी लगा रह जाएगा। तभी किसी ने पूछा कि तब क्या होगा। उन्होंने जवाब दिया कि वही होगा जो एक बच्चे के साथ होता है, जब वह एक डोरी के अंत में किसी वजन को बांधता है और फिर एक छड़ी से उसे घुमाता है। वह छड़ी जितना घूमती है, डोर उतनी ही छोटी होती जाती है, उसमें लपेटती जाती है और उसके चारों ओर का वृत्त भी छोटा होता जाता है। अंततः यह वजन उस छड़ी के साथ टकराता है, लेकिन मान लो एक दूसरा बच्चा उस वजन की वस्तु के घेरे में अपनी छड़ी डाल देता है। इस गतिविधि का परिणाम यह होता है कि वह डोरी दूसरी छड़ी में लिपट जाती है और पहले बच्चे का खेल बर्बाद हो जाता है। स्टानिस्लावस्की ने इसके बाद सावधान करते हुए कहा कि अभिनेताओं में इसी प्रकार रास्ते में भटक जाने की प्रवृत्ति होती है और अब वे मुख्य उद्देश्य से भटक कर दूसरी समस्याओं में अपनी ऊर्जा लगा देते हैं। यह निश्चय ही खतरनाक है और इससे रंगकर्म पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। यह सारा प्रसंग और उसकी व्याख्या सुनते हुए ग्रीशा के मन में यह भ्रांत धारणा उत्पन्न हो गई कि उपचेतना ही अंतः प्रेरणा है। स्टानिस्लावस्की ने यह सुनकर कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि उपचेतना ही पूर्णतः अंतः प्रेरणा है? बिना रुके किसी एक संज्ञा वस्तु का नाम लो। ग्रीशा तुरंत बोल पड़ा, भाला। स्टानिस्लावस्की ने कहा, भाला ही क्यों, मेज क्यों नहीं जो तुम्हारे सामने रखी है, अथवा ऊपर से लटकता हुआ फानूस, वो क्यों नहीं? ग्रीशा उसका कोई जवाब नहीं दे पाया। तब उन्होंने कहा कि मैं स्वयं भी इस विषय में नहीं जानता, फिर भी मैं यह जानता हूँ कि कोई भी नहीं जानता। ग्रीशा की केवल उपचेतना यह बता सकती है कि क्यों भाला ही उसके मन में आया। स्टानिस्लावस्की ने इसके बाद ग्रीशा से यह जानना चाहा कि वह क्या सोच रहा था, उसे क्या लग रहा था। ग्रीशा कुछ जवाब नहीं दे पाया। उसने अपनी उंगलियों अपने बालों में फेरी, अचानक खड़ा हो गया, फिर बैठ गया। उसने फिर अपनी कलाई को अपने घुटनों पर रगड़ा, जमीन से कागज का एक टुकड़ा उठाया, उसे मोड़ा। स्टानिस्लावस्की यह देखकर खुलकर हंसे और कहा कि केवल उसका उपचेतन ही इस पहेली को सुलझा सकता है। उसके बाद उन्होंने छात्रों की ओर घूमकर कहा, तुम लोगों ने देखा, ग्रीशा ने जो कुछ भी किया उसमें उसकी अंतः प्रेरणा नहीं थी, फिर भी उसमें उसकी उपचेतना का बड़ा हाथ था। तुमने कुछ अंशों में कुछ ऐसा ही साधारण कार्य, इच्छा, समस्या, भावना, विचार, संप्रेषण की प्रक्रिया अथवा समायोजन में भी देखने को मिलेगा। हम सामान्यतः उपचेतना के पास रहते हैं, हमें अपने हर चरण में वह मिलती है। दुर्भाग्य से उपचेतना के इन सभी क्षणों को हम अपने प्रयोग में नहीं ला पाते और फिर जब हम मंच पर होते हैं और जब हमें इनकी विशेष ज़रूरत होती है तो हम कम ही अनुभव कर पाते हैं। जरा उसे एक विशेष रूप से अभिरंजित, अंतर्गर्भित, घिसी पिटी प्रस्तुति में देखने की कोशिश करो, जहां तुम्हें कठोर और तीव्र बंधी बधाई आदतों, सचेतन और यांत्रिक कार्यों के अतिरिक्त कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। फिर वो दोहरा रहे कि अभिनय में अगर ताजगी नहीं है, अभिनय में अगर उपचेतना जागकर चेतना को प्रभावित नहीं करती है, तो जो भी किया जाता है रंगमंच पर, रंगकर्म में, उसमें जो घटता है वो क्या होता है? घिसी पीटी प्रस्तुति। ग्रीशा ने इस पर जोर देकर कहा कि यांत्रिक आदतें तो अंततः उपचेतन होती हैं। जवाब में स्टानिस्लावस्की ने कहा, हाँ, लेकिन उस प्रकार की उपचेतना की नहीं जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तुम्हें एक रचनात्मक मानवीय उपचेतना की जरूरत है और उसे देखने का स्थान सबसे ऊपर एक उत्तेजनात्मक विषय वस्तु है और उसके कार्य व्यापार की आद्यंत रेखा में है। उसके चेतन और उपचेतन सूक्ष्मता और विलक्षणता के साथ एकाकार हैं। उपचेतन और चेतन दोनों सूक्ष्मता और विलक्षणता के साथ एकाकार हैं। जब एक अभिनेता किसी गंभीर और गतिशील उद्देश्य में भावावेग के साथ
उसे संपन्न करने में समर्पित कर देता है तो वह एक ऐसी मनोदशा में पहुंच जाता है जिसे हम अंतः प्रेरणा कहते हैं। उसमें लगभग हर कार्य उपचेतना में होता है और उसे चैतन्य रूप में यह लगता ही नहीं कि उसने अपने उद्देश्य को कैसे प्राप्त कर लिया। अतः यह स्पष्ट है कि उपचेतन की ये कालावधियां समय के अंतराल, विशिष्ट समय के अंतराल हमारे सारे जीवन में बिखरी पड़ी रहती है। हमारी समस्या यह है कि जो कुछ भी उसमें बाधा खड़ी करता है उसे हटाएं और किसी भी ऐसे तत्व को जो उनकी सक्रियता को सहज बनाता है उसे और ताकत दें, शक्ति दें। अगले दिन स्टैनिस्लावस्की ने छात्रों से जानना चाहा कि जब उन्होंने इस अभिनय की पाठशाला में प्रवेश लिया था तब उन्हें जब भी किसी प्रकार के पात्र का अभिनय करने को कहा जाता था तो वे तत्क्षण ही बहुत कम प्रयास से अपने लक्ष्य को पा लेना चाहते थे, जिसका नतीजा होता था कि रूपायित व्यक्ति की भावनाओं का एक बाहरी और गलत चित्र ही बना पाते थे। लेकिन अब समुचित प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद अब वे त्रासद प्रसंग की याद करते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। यह इसलिए होता है कि जब वे उस दृश्य को फिर से संरचित करते हैं, फिर से रचना करते हैं उस दृश्य की, तो बिल्कुल एक अलग रास्ता अपनाते हैं। अब वे अपने दर्शकों की भावनाओं पर सीधे आक्रमण नहीं करते, वरन पहले बीज बोते हैं और फिर उन्हें फलित होने का अवसर प्रदान करते हैं। इस प्रकार जब वे रचना के नैसर्गिक नियमों का अनुसरण करते हैं। आगे स्टैनिस्लावस्की ने छात्रों को समझाते हुए कहा, नाटकीय मनोदशा को कैसे जगाया जाए इसकी पहचान अभी शेष है। केवल तकनीक से किसी ऐसे बिंदु की रचना नहीं की जा सकती जिस पर वे स्वयं विश्वास कर सकें, जिसमें दर्शक भी अपने को पूर्णतः समाहित कर दे। इसलिए रचनाशीलता कोई तकनीकी तिकड़म नहीं है, वह बिंब और रचनात्मक का केवल भावनाओं का बाहरी रूपायन भी नहीं है। हमारी तरह की रचनाशीलता एक नए सचेतन व्यक्तित्व का गर्भाधान और जन्म है। भूमिका के व्यक्ति का यह मनुष्य के जन्म जैसी नैसर्गिक प्रक्रिया है। कोई लेखक या कोई कवि लिखता है तो वो जो उसको प्रसव पीड़ा से गुजरना पड़ता है, वो सारी भावनाएं, सारे उद्देश्य रचना के और वो सारा वातावरण उसको गर्भ में धारण करना पड़ता है, प्रसव वेदना से गुजरना पड़ता है, तब वो जाके कविता बनती है। इसी प्रकार एक कलाकार को जो है वो भूमिका के व्यक्ति का या मनुष्य के जन्म जैसी नैसर्गिक प्रक्रिया है। अगर तुम हर उस वस्तु का अनुसरण करो जो कि भूमिका में अभिनेता की अंतश्चेतना के साथ घटती है तो तुम यह स्वीकार करोगे कि मेरी यह तुलना बिल्कुल सही है। प्रत्येक नाटकीय और कलात्मक बिंब जो रंगमंच पर रचा जाता है विलक्षण होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रकृति में होता है। उसकी आवृत्ति नहीं हो सकती। मनुष्य की तरह उसमें भी एक मिलती जुलती भ्रूणावस्था होती है। रचनात्मक प्रक्रिया में पिता है नाटक का लेखक और माँ भूमिका को गर्भ में धारण किए अभिनेता, और बच्चा वह भूमिका होती है जिसे वह जन्म लेना है। प्रारंभिक समय वह होता है जब अभिनेता अपनी भूमिका को पहली बार समझते हैं। उसके बाद अभिनेता एक दूसरे के साथ बड़े आत्मीय हो जाते हैं, परस्पर समझौता करते हैं, शादी करते हैं और फिर गर्भाधान होता है। इस सारी प्रक्रिया में निर्देशक एक प्रकार से विवाह कराने वाले व्यक्ति की भांति केवल सहायक होता है। अभिनेता इस कालावधि में अपनी भूमिका से प्रभावित होते हैं। यह उनके दैनिक जीवन को भी प्रभावित करती है। संयोग से एक भूमिका की गर्भावस्था का समय कम से कम उतना ही लंबा होता है जितना एक मानवीय चेतना का होता है, और कभी कभी उससे भी कुछ लंबा होता है। अगर तुम इस प्रक्रिया का विश्लेषण करो तो तुम्हें यह विश्वास हो जाएगा कि यह नैसर्गिक जैविक व्यापार नियमों से नियंत्रित होता है। भले ही नए दृश्य विधान की संरचना जीव वैज्ञानिक अथवा काल्पनिक रूप में हो रही हो, तुम इस प्रक्रिया में तभी भटकोगे जब तुम सच्चाई को अच्छी तरह समझोगे। अगर प्रकृति में तुम्हारा विश्वास नहीं है, अगर तुम नए सिद्धांतों, नए आधारों, नई कला के संबंध में सोचने विचारने की कोशिश करते हो, प्रकृति के नियम निरापवाद सभी को मानते होते हो, तो भी उन्हें तोड़ना अपने को संकट में डालना है। जो नैसर्गिक प्राकृतिक रूप में हम जो जीवन जीते हैं, उसी प्रकार का जीवन हम अगर किरदार में जीना शुरू करते हैं, तभी अभिनय की हम
चरम अवस्था में पहुंचते हैं, पराकाष्ठा पे पहुंचते हैं और लोग कहने लगते हैं अरे क्या अभिनय किया, अरे वो तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसे वो कैरेक्टर जो जैसे वो पाया जाता है समाज में। मित्रों, CSB फिल्म एक्टिंग एकेडमी इंदौर के फिल्म एक्टिंग कोर्स के 28वें एपिसोड के चौथे भाग को हम यही समाप्त करते हैं। स्टैनलिस वास्की के द्वारा प्रतिपादित अभिनय तकनीक के करीब करीब सभी सिद्धांतों की हमने हमारे पिछले एपिसोडों में चर्चा की है। आगे के एपिसोडों में हम हॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनय प्रशिक्षकों की तकनीकी पद्धतियों के बारे में, थ्योरी प्रैक्टिकल की चर्चा करेंगे। मुझे चंद्रशेखर बिरसरे को आज्ञा दीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।